नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना के बारे में। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं विजयनगर और बहमनी एम्पायर्स के बारे में, दक्षिण भारत के इतिहास और वहां की पॉलिटिक्स को हमने जाना था। समय आ गया है कि फिर से उत्तर भारत में लौटा जाए। तो याद होगा आपको कि हमने लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, सल्तनत काल की वो आखिरी डायनेस्टी है। उसके बाद 1526 में भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, और उसी की कहानी आज हम जानेंगे और इसको डिटेल में हम देखेंगे। लेक्चर्स के पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये नाम आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे एंड यू कैन फाइंड माय टेलीग्राम चैनल इजीली। मुगल डायनेस्टी की स्थापना से पहले आपको सिल्क रूट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिल्क रूट या सिल्क रोड ये एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है जो आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में भी रेलेवेंट है बिकॉज ऑफ द मॉडर्न डे सिल्क रूट जो चाइना बना रहा है। लेकिन जो एंशियंट सिल्क रूट है वो एग्जैक्टली क्या है? देखिए, ये एक रास्ता नहीं है, ये पूरे व्यापार को कहा जाता है जो चाइना और यूरोप के बीच में हो रहा है। क्योंकि चाइना से सिल्क और अन्य चीज़ों का सामान बेचा जाता था यूरोप में, और ये सारी वस्तुएं लेकर बड़े बड़े कारवान निकलते थे चाइना से और सेंट्रल एशिया होते हुए ये यूरोप तक पहुंच जाते थे। तो इसमें मल्टीपल रूट्स हैं, कोई एक रास्ता नहीं है। दक्षिण चाइना से आ रहे हो तो अलग रूट होगा, नॉर्थ चाइना से अलग रूट है, बट हाँ मेजर तौर पर आप सेंट्रल एशिया से तो निकलोगे तो समरकंद, बुखारा जैसे जो शहर है ये रीजन आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। कुछ सिल्क रूट यहाँ भारत में हिमालय के पर्वतों से भी जा रहा है, मैदानी इलाकों से भी जा रहा है। सो दीज आर ऑल टुगेदर कंबाइंड कॉल्ड एज सिल्क रोड। कोई एक सड़क नहीं है सिल्क रोड, बहुत सारे जो रास्ते हैं जहां से व्यापार हो रहा है, कारवान निकल रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सिल्क रोड। अब सिल्क रोड को जो भी कंट्रोल करेगा वो उससे टोल टैक्स ले सकता है, पैसा वसूल कर सकता है कारवान से, व्यापारियों से, और इसीलिए इस एरिया को कंट्रोल करने वाले लोग काफ़ी पैसा कमा लेते थे। अब मेनली जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, इस क्षेत्र में नोमैडिक ट्राइब्स होती थी। उन्हीं में से कुछ नोमैडिक ट्राइब्स कई बड़े बड़े साम्राज्य बना लेती हैं, जैसे कि यूची ट्राइब ने कुषाण एम्पायर बनाया। साइथियंस, जिनको भारत में शक कहा जाता है, इन्होंने भी कई एम्पायर्स खड़े किए। लेकिन कुछ ट्राइब्स कभी एम्पायर खड़े नहीं करती हैं, ये प्योरली खुद व्यापारी बने रहते हैं, जैसे कि सॉग्डियंस, और ये बुद्धिस्ट भी थे। सो मैनी अर्लियर ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, एस्टैब्लिश्ड एम्पायर्स अलोंग दिस रूट। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य भी स्थापित होते हैं, जैसे कुषाण एम्पायर। तो उस समय भारत भी सिल्क रूट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था। लेकिन उसके बाद जब कुषाण एम्पायर खत्म हो जाता है, फिर गुप्ता एम्पायर भी खत्म हो जाता है, उसके बाद से भारत इस सिल्क रूट से इतना अच्छे से कनेक्टेड नहीं था। लेकिन ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं ये इस क्षेत्र को अभी भी कंट्रोल कर रही हैं, और इन्हीं ट्राइब्स में से एक यहाँ मंगोलिया से जो निकलेगी उसको हम कहते हैं मंगोल ट्राइब, और वो काफ़ी ताकतवर हो जाती है सन 1200 और 1300 के बीच में। और ये वो मंगोल्स हैं जो चंगेज खान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाते हैं। अल्टीमेटली दे कंट्रोल दिस एंटायर सेंट्रल एशिया, ऑलमोस्ट पूरा सेंट्रल एशिया, राइट अप टू ईरान, वहां तक उनका कंट्रोल आ जाता है। लेकिन ये बड़ा मंगोल एम्पायर कुछ ही दशकों में अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, एंड दीज मल्टीपल मंगोल एम्पायर्स विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, और अगेन कुछ ट्राइब्स के पास में कुछ पर्टिकुलर एरियाज आएंगे। इन्हीं में से एक ट्राइब में तिमूर का जन्म होता है सेंट्रल एशिया में, एंड दिस वाज अ तुर्किक ट्राइब। और तिमूर ने अपनी एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी इस तुर्किक ट्राइब के माध्यम से, और फिर एक मंगोल प्रिंसेस से शादी करी। तो इसीलिए ये मंगोल और तुर्क्स के लीनियज कहलाती है, जो तैमूर की डायनेस्टी है। तैमूर का जिक्र हमने पहले भी किया था। ही अटैक्ड इंडिया इन 1398, और 1370 में तैमूर ने अपना शासन स्थापित किया था सेंट्रल एशिया में, और ये डायनेस्टी लगभग 1506-1507 तक जारी रहती है। इसी वंश में बाबर का जन्म हुआ था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर फरगना वैली का नाम बार बार आएगा। फरगना वैली की लोकेशन क्या है? तो सेंट्रल एशिया में यहाँ पर आती है फरगना वैली, जो सीर दरिया और अमू दरिया इन दोनों नदियों को ड्रेन करती है। इसका जो फर्टाइल एरिया है इन दोनों के बीच में ये फरगना वैली है, और यहाँ पर अभी भी वाटर को लेकर डिस्प्यूट्स कई बार चलते रहते हैं सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के बीच में। तो फरगना वैली जो है, इसमें अमू दरिया और सीर दरिया, दो नदियों का ये ड्रेनेज बेसिन एक तरह से है। और इनके पुराने ग्रीक नाम भी आपको याद रखने हैं, ऑक्सस और जेक्सार्टस। ये ग्रीक्स ने इनको नाम दिए थे क्योंकि ग्रीक्स ने भी यहाँ पर शासन किया था 2200 साल पहले। ऑल राइट, तो ये फरगना वैली की लोकेशन को ध्यान में रखिए। पहाड़ों के बीच में ये जो फर्टाइल सी वैली आपको नजर आ रही है, मतलब यहाँ से फर्टिलिटी नहीं नजर आएगी सॉइल की, बट हाँ ये पानी बहुत है यहाँ पर, तो इसलिए ये वैली काफ़ी फर्टाइल है। इस मैप में देखोगे तो थोड़ा बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे, क्योंकि मॉडर्न डे बॉर्डर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच वाला जो ये क्षेत्र है, टेक्निकली ये उज्बेकिस्तान में आता है। तो यहाँ पर फरगना वैली स्थित है। दिस इज नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। ये रहा काबुल, और काबुल से उत्तर दिशा में ये वाला एरिया स्थित है। समरकंद नाम का जो इंपॉर्टेंट सिल्क रूट का शहर है, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द सिल्क रूट, वो इसके पास में ही स्थित है। अब देखिए,
मिडिवल टाइम में भारत में क्या चल रहा है, स्पेसिफिकली उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में लोधी डायनेस्टी है जो काफ़ी कमज़ोर हो रही है। सिकंदर लोधी वॉज अ पावरफुल रूलर, लेकिन सिकंदर लोधी की डेथ हो जाती है 1517 में। उसके बाद इब्राहिम लोधी पावर में आता है। इब्राहिम लोधी इतना मजबूत या ताकतवर शासक नहीं है, उससे अपने खुद के लोग बहुत नाराज हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स उत्तर भारत की गरमा रही है। राजपूत स्टेट्स स्पेशली किंगडम ऑफ मेवाड़ अंडर राणा संग्राम सिंह ये बहुत ताकतवर हो रहे हैं, या आसपास के कई राजाओं को हराकर एक राजपूत कोएलिशन बना रहे हैं, कई राजाओं को अपने साथ लेकर आते हैं, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू ओवरथ्रो द लोधी डायनेस्टी। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में भी तनाव चल रहा है, दोनों के बीच में लड़ाइयां चल रही है, और उत्तर भारत अभी फिर से अनस्टेबल हो रहा है। ऐसे में ये मुगल डायनेस्टी भारत में एस्टैब्लिश होगी। तो मुगल्स का जो ओरिजिन है वो तैमूर की डायनेस्टी से है। इसको कई बार तिमुरिद डायनेस्टी भी कहते हैं। तो ये तिमुरिद वंश है। तैमूर की डेथ होती है 1405 में, उसके बाद उसके बेटे रूल करते हैं, लेकिन 1450 तक वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। जो तिमूर ने एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, बहुत बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश करके गया था तिमूर, लेकिन उसके बेटे उसको हैंडल नहीं कर पाए, आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो एम्पायर सिकुड़कर बहुत छोटा रह गया। अल्टीमेटली दे वर ओनली रूलिंग ओवर लिटिल एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया। इसी डायनेस्टी के अंदर जन्म होता है किसका? बाबर का। तो बाबर से लगभग तिमूर से लगभग 4 या 5 पीढ़ी नीचे बाबर होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि तिमूर के वंश में बाबर का जन्म होता है। ही वॉज अ तिमुरिद प्रिंस, ठीक है। और फरगना वैली का वो रूलर बन जाता है एट द एज ऑफ 12, क्योंकि पापा की डेथ हो गई तो ये बाबर जो है अपने फरगना वैली के रूलर बन गए। लेकिन पड़ोस में समरकंद नाम का जो बड़ा शहर है, इसे कैप्चर करना ये बहुत बड़ा टारगेट था, एंड ही डज कैप्चर समरकंद। सो ही इज अ वेरी गुड फाइटर एट द एज ऑफ 12-13, 12-13 की उम्र में ये घोड़े पर जाकर लड़ाइयां लड़ रहे हैं और अपने पड़ोसी एरिया को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन उनके जो पड़ोसी हैं उज़्बेक, दे आर अगेंस्ट बाबर्स रूल। तो उज़्बेक्स को उस समय लीड कर रहा था एक लीडर, शैबानी खान उसका नाम है, और ये समरकंद पे अटैक करके बाबर को वहां से हटा देता है। तो एक इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है, एक तो तिमुरिद फैमिली में बिटवीन बाबर एंड हिज अंकल्स, एंड दूसरा तिमुरिद्स और उज़्बेक्स के बीच में। तो बाबर के बचपन में व्हेन ही इज लीडिंग द तिमुरिद्स, तिमुरिद डायनेस्टी को चैलेंज करने वाली 2 बड़ी शक्तियां हैं। नंबर 1 उज़्बेक्स और नंबर 2 सफाविद, जो कि ईरान में अभी अभी अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करेंगे। 1501 में ईरान में सफाविद डायनेस्टी, जो कि एक शिया डायनेस्टी है, उसकी स्थापना हो जाएगी, और ये डायनेस्टी लगभग 1740 तक चलेगी। उसके बाद नादिर शाह आ जाएगा, वो एक अलग डायनेस्टी आ जाएगी। तो इसका नाम याद रखना, बार बार आगे आने वाला है अगले लेक्चर्स में। सफाविद ईरान विल बी एस्टैब्लिश्ड इन 1501। तो ये 2 बड़े उस समय के पावरफुल एम्पायर्स हैं जो अभी बन रहे हैं, बने नहीं है लेकिन बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन्हीं के बीच की जो पॉलिटिक्स है वो बाबर एक्सप्लॉइट करेगा और बाबर इनसे मदद लेगा। बाबर विल टेक द हेल्प ऑफ सफाविद ईरान अगेंस्ट उज़्बेक्स, जबकि बाबर खुद एक सुन्नी मुस्लिम या सुन्नी इस्लाम को फॉलो करने वाला डायनेस्टी का व्यक्ति है, बट वो सफाविद ईरान से मदद लेगा टू डिफीट द उज़्बेक्स। और पैरेलल में इसी समय टर्की वाले क्षेत्र में ऑटोमन्स पावर में आ चुके हैं। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया है ऑटोमन्स ने 1453 में, और वो अपना एम्पायर लगातार बढ़ा रहे हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिए, हालांकि ये काफ़ी आगे का मैप है, लेकिन ये 3 गन पाउडर एम्पायर्स को बताता है। तो एशिया की हिस्ट्री में 3 बड़े गन पाउडर एम्पायर्स हैं जिन्होंने गन पाउडर या बारूद के दम पर अपनी एम्पायर, अपनी पावर को जमाया है। नंबर 1 इज ऑटोमन। तो ऑटोमन्स ने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, एज बिग एज द रोमन एम्पायर ऑफ अर्लियर टाइम्स। दूसरा है सफाविद ईरान, इनका भी एरिया आप देख सकते हो आज के ईरान से बहुत बड़ा है। और तीसरा मुगल एम्पायर। तो ये 3 एम्पायर्स हैं, ऑटोमन्स, सफाविद ईरान और मुगल एम्पायर। ये 3 एम्पायर्स कहलाते हैं गन पाउडर एम्पायर, क्योंकि इन्होंने बारूद के दम पर ही ज़्यादातर लड़ाइयाँ जीती थी, और इन्होंने बारूद की टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा और एक्सप्लॉइट किया, और इसी के बदौलत ये काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं। तो ये तीनों एम्पायर्स अभी पावरफुल हो रहे हैं, दे आर एट द कस्प ऑफ देयर पावर। जब 1500 साल आता है और 1600 तक ये तीनों बड़े बड़े पावर के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। इनफैक्ट ऑटोमन तो हो ही गए थे, ऑटोमन तो 1500 में भी अच्छे खासे बड़े पावरफुल लोग थे, डायनेस्टी काफ़ी ताकतवर थी। लेकिन ईरान और ये मुगल डायनेस्टी इंडिया में, ये दोनों अभी 50 साल लगेंगे इन्हें अच्छे से एस्टैब्लिश होने में। तो कमिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ बाबर, तो देखिए बाबर 12 साल का है, अपने खुद के घर में लड़ाई लड़ रहा है विद हिज अंकल्स, एंड देन ही इज फाइटिंग विद द उज़्बेक्स। तो होता यह है कि वो जाकर समरकंद पर कब्जा कर लेता है। समरकंद और बुखारा ये 2 बहुत ही बड़े शहर हैं, एंड दे आर वेरी रिच। इनको जो कंट्रोल करता है वो सिल्क रूट पे बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है। तो सभी का टारगेट ये है कि इन 2 शहरों को अपने कब्जे में लाया जाए। तो बाबर ने इसे एक बार तो जीत लिया, लेकिन फिर उज़्बेक्स ने हमला करके बुखारा और समरकंद से बाबर को बेदखल कर दिया, एंड बाबर अब अपने घर जाने की बजाय ही गोस साउथवर्ड्स। तो समरकंद से दक्षिण दिशा में है अफगानिस्तान, तो बाबर जाकर काबुल जीत लेता है। तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी डायनेस्टीज थी, कुछ ट्राइब्स थी जो उस समय रूल कर रही हैं। ये भी पहले तिमुरिद एम्पायर का ही हिस्सा था, तो ये कहता है कि चलो मैं अपने पुरखों की ज़मीन को फिर से जीतने जाता हूँ। तो ये काबुल जाकर अपना बेस बना लेता है, क्योंकि
फरगना वैली में उसके अंकल उसको कंटिन्यूसली चैलेंज कर रहे थे, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सो दिस यंग किड ऑफ 16-17 ईयर्स ही गोज टू काबुल, और काबुल में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। उज़्बेक्स उसका पीछा करते करते अफगानिस्तान तक भी आते हैं, लेकिन फिर सफाविद एम्पायर की मदद से उज़्बेक्स को बाबर हरा देता है और उन्हें वहां पर रोक दिया जाता है। लेकिन अब बाबर को पता है कि मैं कितने भी समय अफगानिस्तान में रहूं मैं खतरे में हूं, क्योंकि उज़्बेक कंटिन्यूसली मौका ढूंढ रहे हैं अफगानिस्तान या काबुल पे हमला करने का। वो इंतजार कर रहे हैं कि बस सफाविद थोड़ा सा साइड हटे या उनका ध्यान हटे और हम बाबर पे हमला कर दें। ओके, और एक और प्रॉब्लम ये थी कि बाबर अब इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सफाविद ईरान ने जब बाबर की मदद करी थी तो उसे कहा था कि तुम अब हमारे अंदर आ जाओगे, हमारे अधीन होगे, यू विल बिकम अ वसाल ऑफ द सफाविद ईरान। तो इस शर्त को बाबर ने मान लिया था, एंड सो फॉर सम ईयर्स ही वॉज पार्ट ऑफ द सफाविद एम्पायर। तो जो बाबर की शुरुआत होती है तब वो सफाविद का एक वसाल के रूप में रूल करता है, और उसे वो लोग समरकंद भी दे देते हैं। विद द हेल्प ऑफ सफाविद आर्मीज दे टेक ओवर समरकंद, लेकिन फिर से वहां पर सफाविद की हेल्प के बावजूद बाबर हार जाता है और इसीलिए वो फिर से आ जाता है काबुल। तो 2 बार उसके हाथ से समरकंद चला गया, और अब वो इतना परेशान हो जाता है कि वो देखता है मुझे एक स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी। ही इज लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी राइट नाउ, और स्टेबिलिटी उसे पता चलती है कि पड़ोस में पंजाब प्रांत है, जो आज पाकिस्तान वाला पंजाब है, उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो पता चलता है कि वो काफ़ी नज़दीक है, और ये अफगानिस्तान तो एक बहुत ही पहाड़ी इलाका है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, यहाँ इतनी फर्टिलिटी नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि पंजाब में एक फर्टाइल एरिया में जाकर अपना एम्पायर स्थापित किया जाए। तो ये सोच चली रही है, और बाबर 1504 से लेकर 1526 के बीच में इन 20 सालों में कई बार पंजाब पर अटैक करता है। लेकिन ये अटैक्स जो हैं रेड के रूप में थे, दे आर एक्सप्लोरेटरी रेड्स। रेड का मतलब है कि आप कहीं गए, लूटपाट मचा के वापस आ गए। इनका मकसद यही था कि एक तो ये चेक किया जाए कि पंजाब में जो उस समय लोधी डायनेस्टी रूल कर रही है वो कितनी ताकतवर है, वहाँ की स्थिति क्या है, पॉलिटिक्स कैसी है, और इन आर्मीज को कैसे अटैक किया जा सकता है, हाउ प्रिपेयर्ड आर दीज आर्मीज फॉर अटैक्स। तो ये 20 साल तक कई बार एक्सप्लोरेटरी रेड्स करी जाती हैं, और फाइनली जब सिकंदर लोधी की डेथ हुई तो उसके बाद उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। इब्राहिम लोधी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर रूलर, उसके अपने लोग गवर्नर्स उससे नाराज थे, और उन्हीं में से एक गवर्नर हु वॉज ऑल्सो रिलेटिव ऑफ इब्राहिम लोधी, उसका नाम था दौलत खान लोधी। तो ये पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, और पंजाब के इस गवर्नर ने, दौलत खान लोधी ने, इन्वाइट करा बाबर को। इन्वाइट इन द सेंस ये किया, देखो ऐसा इन्वाइट नहीं किया कि आओ हम पर हमला करो, नहीं, इन्विटेशन ये था कि तुम आकर हमला करो नॉर्थ इंडिया पे, स्पेशली दिल्ली, आगरा पे, और हम यहाँ पर दोनों मिलकर आगरा को जीत लेंगे। दौलत खान लोधी को ये लगा था कि बाबर आएगा, लूटपाट मचाएगा, महीना 2 महीना यहाँ पर रुकेगा और वो चला जाएगा, जैसा कि उसके पूर्वज तिमूर ने किया था। लेकिन इसे नहीं पता था कि बाबर एक परमानेंट ठिकाने की तलाश में है। तो दौलत खान लोधी का जो ये दांव है ये उल्टा पड़ गया। अल्टीमेटली ही कम्स टू इंडिया, बाबर कम्स टू इंडिया, लेकिन वो जाता नहीं है वापस। अच्छा, इसी समय राणा सांगा जो हैं ये भी उत्तर भारत में इब्राहिम लोधी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काफ़ी पॉपुलर एक थियरी ये भी है कि राणा सांगा ने भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यू विल नॉट फाइंड एविडेंसेस ऑफ कॉन्वर्जेशन बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। पता नहीं कहाँ से ये मिथ आ गया है कि राणा सांगा ने भी चिट्ठी लिखी थी। नहीं, चिट्ठी दौलत खान लोधी ने लिखी थी। क्यों? क्योंकि दौलत खान लोधी वॉज नियरर टू काबुल, वो पंजाब में गवर्नर था, तो उसके लिए बाबर एकदम उसका इमीडिएट पड़ोसी है। राजस्थान से अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस समय। तो राणा सांगा जो है ये डेफिनेटली इब्राहिम लोधी को हटाना चाह रहे थे, और इन्हें जब ये पता चलता है कि बाबर अटैक करने की प्लान कर रहा है, तो उसी समय ये भी इब्राहिम लोधी पर हमले करने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन इनकी आर्मीज जब तक इकट्ठा होती हैं तब तक ऑलरेडी इब्राहिम लोधी हार गया था, ठीक है। लेकिन उस आर्मी ने अगले ही साल, कुछ ही महीने बाद इनफैक्ट, किससे लड़ाई लड़ी? बाबर की आर्मी से। दैट वाज बैटल ऑफ खनवा, जिसकी चर्चा हम आगे कुछ मिनट बाद करेंगे। तो राणा संग्राम सिंह कौन है? मेवाड़ के राजपूत रूलर है। मेवाड़ डायनेस्टी की चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ा था। राणा संग्राम सिंह ये भी इसी डायनेस्टी में है। आगे चलकर इसी में रूलर्स आएंगे, राणा उदय सिंह, और उसके बाद आएंगे महाराणा प्रताप, ठीक है। तो राणा संग्राम सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर्स ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, और ये इतने ताकतवर हैं कि कई छोटे छोटे राजपूत राजा इनके साथ आकर कोएलिशन में लड़ने को तैयार हो गए हैं। जनरली तैयार होते नहीं थे, लेकिन इनके साथ तैयार हो गए थे। तो ये राजपूत स्टेट्स दिल्ली को थ्रेटन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत कभी भी बिखर सकती है। लोधी डायनेस्टी की यहाँ पर चर्चा हो रही है। ओके, चलिए, इस वक्त याद होगा आपको गुजरात और मालवा में भी एक अलग सल्तनत बनी हुई है। देयर आर गुजरात एंड मालवा सल्तनत ऑल्सो। तो इनके साथ भी लगातार राणा संग्राम सिंह की लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ओके, तो बाबर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, पंजाब में बहुत सारी एक्सप्लोरेटरी रेड्स करी थी। इनमें से एक बार 1520 में वो इंडस को क्रॉस करके भेड़ा फोर्ट को जीत लेता है, सियालकोट को जीत लेता है। तो ये सारी रेड्स बार बार करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत आया था 1526 में। जी नहीं, ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग टू इंडिया एंड फाइटिंग मल्टीपल टाइम्स। कई बार ये लड़ाइयाँ पंजाब एरिया में करी गई थी। ओके,
फाइनली 1526 में एक बड़ी आर्मी के साथ बाबर एंटर करता है इंडिया में, और इस बार पूरा टारगेट था कि दिल्ली पर या आगरा पर हमला करना है। दौलत खान लोधी यानी कि पंजाब का गवर्नर भी इनके साथ हो जाता है, और दौलत खान लोधी का ये दांव उल्टा पड़ गया। उसे लगा कि तिमूर की तरह बाबर भी वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर वापस नहीं जाता। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये कि बाबर ने उत्तर भारत में कौन सी लड़ाइयां लड़ी, तो इन सभी लड़ाइयों की डेट्स इंपॉर्टेंट है, किस राजा के साथ लड़ी गई ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में इन पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। ओके, तो बाबर की जो बैटल्स हैं जिन्होंने मुगल डायनेस्टी को भारत में स्थापित किया, आप उन लड़ाइयों के बारे में देखिए। 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, जहां इब्राहिम लोदी की बहुत ही मजबूत आर्मी बाबर की आर्मी से टक्कर लेती है। अब याद रखना कि बाबर का अफगानिस्तान में कोई बहुत ताकतवर एम्पायर नहीं था, इट वॉज नॉट अ ह्यूज एम्पायर, तो उसके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, लिमिटेड मैन पावर, लिमिटेड आर्टिलरी गन्स, लेकिन उसके पास था गन पाउडर और ऑटोमन एम्पायर से मंगवाए गए या बुलाए गए गनर्स, यानी कि तोप चलाने वाले ऐसे लोग जो ऑटोमन आर्मीज में एक्सपर्ट्स थे, उनको बाबर ने अपनी आर्मी में जोड़ा था, और इनकी मदद से इब्राहिम लोदी की आर्मी को हरा दिया गया। तो काफ़ी इनोवेटिव तरीके अपनाए थे, जैसे कि जानवरों के ऊपर छोटी छोटी तोपें लगाई गई थी ताकि उन्हें तुरंत एक से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और इस इनोवेटिव स्ट्रैटेजी की मदद से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी की बड़ी आर्मी को बाबर हराने में सफल रहता है। तो ये बाबर की एक बहुत बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी यहाँ पर लड़ाई में खुद मारा जाता है, द सुल्तान इज डेड, और आगरा जो कि अभी कैपिटल है अब बिल्कुल ओपन है, आगरा पे जाकर बाबर बैठ जाता है, अपना कब्जा जमा लेता है। लेकिन आगरा से कुछ ही किलोमीटर दूर, हार्डली 50-60 किलोमीटर दूर, एक और आर्मी इकट्ठा हो रही है, किसकी? राणा सांगा की। तो राणा सांगा ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए अपनी आर्मी इकट्ठी कर ही रहे थे, उस बीच में ये बैटल ऑफ पानीपत हो गई, और उसके बाद जब राणा सांगा वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बाबर अभी शायद रुका हुआ है 2 महीने 3 महीने भारत, ये चला जाएगा। सो फॉर फ्यू मंथ्स हिज आर्मी वॉज स्टेशन राइट एट द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड आगरा। तो ये जो वृंदावन वाला क्षेत्र है उसी के पास में वहां पर एक गांव है राजस्थान में जिसका नाम है खनवा, तो वहां पर उनकी आर्मी वेट कर रही थी बहुत महीनों तक कि बाबर वापस चला जाएगा, लूटपाट मचा के वापस चला जाएगा। लेकिन कुछ महीने बाद राणा संग्राम सिंह को या राणा सांगा को ये समझ में आ गया कि बाबर वापस जाने के मूड में नहीं है और ये यहीं पर रहेगा, ही विल एस्टैब्लिश हिज ओन एम्पायर। तब ये लड़ाई होती है दोनों के बीच में, एक बैटल होती है, इसे कहते हैं बैटल ऑफ खनवा। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में लड़ी गई थी, आप इस मैप में देख सकते हैं। तो ये खनवा नाम का एक गांव है, आगरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, आता राजस्थान में है। तो यहाँ पर होती है बैटल ऑफ खनवा और इसमें बाबर की जीत होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजपूत कोएलिशन था, राणा संग्राम सिंह ने कई राजपूत राजाओं को इकट्ठा करा था, लेकिन अल्टीमेटली बाबर की आर्मीज के सामने, आर्टिलरी के सामने ये नहीं जीत पाते हैं। और यहाँ पर बाबर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट लड़ाई थी। इनफैक्ट बाबर ने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मेरे लिए खनवा जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबर ने अपनी आर्मीज को काफ़ी एनर्जाइज किया, और रिलीजन में ज़्यादा नहीं मानने वाला बाबर भी यहाँ पर अपने आप को गाजी का टाइटल दे देता है। सो गाजी इन इस्लाम इज़ अ पर्सन हु फाइट्स फॉर इस्लाम। तो ये लड़ाई उसने रिलीजियस लड़ाई बना दी कि मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ, जबकि वो पहले कभी रिलीजियस इतना था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अपने सैनिकों को जोश दिलाने के लिए वो कहता है कि मैं एक गाजी हूँ, मैं आज से शराब छोड़ रहा हूँ, सारी ये जो मतलब शराब वाली जो महफिलें होती है ये सब बंद होंगी, देयर विल बी नो मोर अल्कोहल इन दी आर्मी, इवन फॉर द रिच आर्मी जनरल्स, कोई नहीं पिएगा शराब। तो इस तरह से सैनिकों को बहुत जोश दिलाया जाता है, और बैटल ऑफ खनवा राणा सांगा को हराकर बाबर जीत जाता है। ठीक है, राणा सांगा इस लड़ाई में चोटिल हो जाते हैं, और राणा सांगा वो हैं जिनको शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद ये लड़ाई लड़ते रहते, बट ही टेक्स सम फेटल वुंड्स टू हिज बॉडी इन दिस बैटल। तो काफ़ी घातक घाव हो गए और कुछ ही दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लड़ाई के मैदान पर नहीं हुई थी, लेकिन घाव इतने लग गए थे कि ही डाइड नेवरदलेस। अच्छा, अब इसी कोएलिशन में एक राजा थे मेदिनी राय। तो चंदेरी नाम की एक जगह है उत्तरी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समवेयर ओवर हियर इज चंदेरी। तो ये भी आगरा से कुछ 100 किलोमीटर ही दक्षिण दिशा में होगा। तो ये चंदेरी के जो राजा हैं मेदिनी राय, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ राणा संग्राम सिंह। तो ये अपनी आर्मी को लेकर चले गए थे और अब ये थ्रेटन कर रहे हैं बाबर को। तो बाबर की अगली लड़ाई होगी बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था, मेदिनी राय वॉज द नेम ऑफ द किंग। चंदेरी में ये लड़ाई होती है और यहाँ पर मेदिनी राय हार जाते हैं, बाबर की तीसरी विक्ट्री, एक के बाद एक बैक टू बैक तीसरी लड़ाई बाबर जीत जाता है। बाबर की चौथी लड़ाई है बैटल ऑफ घाघरा, ये लड़ी जाती है लोधीज के खिलाफ। तो अब आप सोच रहे हैं लोधीज तो यहाँ पर खत्म हो गए, जी नहीं, सारे लोधी यहाँ पर खत्म नहीं हुए थे। इब्राहिम लोधी का एक भाई था महमूद लोधी, इसने जाकर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के अफगान्स को इकट्ठा किया, कहा कि वक्त आ गया है बदला लेने का, बाबर से हम बदला लेते हैं। तो इसने 2-3 साल लगाकर कई सारे अफगान्स को इकट्ठा करके एक अच्छी खासी आर्मी तैयार करी, और इस आर्मी और बाबर की आर्मी के बीच में लड़ाई होती है आज के बिहार में घाघरा नदी के किनारे।
तो छपरा वाला जो एरिया है, छपरा के आसपास में ये लड़ाई हुई थी और घाघरा नदी के किनारे लड़ाई हुई, इसीलिए इसको बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है। 1529 में ये लड़ाई होती है। तो ये घाघरा नदी जो है अल्टीमेटली आकर गंगा नदी में मिल जाती है पटना से थोड़ा पहले, छपरा के आसपास। तो यहाँ पर ये लड़ाई होती है और इससे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार ये पूरी तरह से मुगल्स के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि याद रखिए ये वही क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे अफगान्स रहते हैं। कई सारे अफगान्स माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गए थे ड्यूरिंग द सल्तनत टाइम पीरियड, और इन्हीं अफगान्स में से एक अभी और व्यक्ति निकलेगा जिसका नाम है शेर शाह सूरी। तो सूर अफगान जो है वो भी यहाँ पर रहते थे, एंड वन ऑफ दोज पीपल वॉज शेर शाह सूरी, जिसका नाम अभी आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में आएगा। तो बैटल ऑफ घाघरा जो है ये फाइनली लोधी पावर को भारत में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड इन 4 लड़ाइयों को जीतने के बाद फाइनली बाबर नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये पूरा जो एरिया अभी आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है, ये बाबर ने नहीं जीता है। ज़्यादातर एरिया ये अकबर के समय में जीता गया था, लेकिन बाबर अपने आप को इतने क्षेत्र में ज़रूर एस्टैब्लिश कर लेता है। तो जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है, उस क्षेत्र में ज़रूर बाबर ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। तो काबुल से निकलकर नॉर्थ इंडिया, स्पेशली द गंगा यमुना प्लेन्स एरिया, उसमें अपने आप को एस्टैब्लिश किया इन 4 लड़ाइयों के माध्यम से। और इन 4 लड़ाइयों से बाबर को बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। अब आप दुनिया के सबसे फर्टाइल ज़मीन को कंट्रोल कर रहे हो, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी घनत्व वाले इलाके को कंट्रोल कर रहे हो, तो आपको सैनिक भी आराम से मिल जाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए, आपके पास पैसा भी है, बहुत सारे खजाने भी आपने लूट लिए हैं। सो नाउ हिज आर्मी इज़ वेरी पावरफुल। अब इतनी छोटी आर्मी भी नहीं है, और धीरे धीरे मुगल एम्पायर एक्सपांड होगा। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए बाबर जिंदा नहीं रहता है। बाबर डाइज बिकॉज ऑफ अ बैटल वुंड इन 1530। इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़के 5 साल लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहा और बाबर उसको एंजॉय नहीं कर पाया। 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। एक लड़ाई ऐसी भी थी जहां पर अफगान्स ने बाबर को पूरी तरह से जीतने नहीं दिया था। तो एक लड़ाई सुल्तान नुसरत शाह ऑफ बंगाल के साथ भी होती है। तो बंगाल इनके कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि नुसरत शाह की आर्मी बाबर को कड़ी टक्कर देती है, और इसमें कई सारे अफगान लोग ही आर्मी में लड़ रहे हैं। और इन्हीं में से आगे चल के शेर शाह सूरी भी निकल कर आएगा, एक अफगान आर्मी जनरल जो मुगल डायनेस्टी को हटा देगा। ठीक है, तो बिहार और बंगाल में अभी भी अफगान्स का अच्छा खासा दबदबा बना रहेगा। दिस इज नॉट ए डिसाइसिव विक्ट्री। और इसके बाद हुमायूं पावर में आता है। बाबर का बेटा था हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बाबर का शासन भारत में टेक्निकली सिर्फ 4 साल का है, ऑल्दो ही वॉज इन पावर इन काबुल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन भारत में केवल 4-5 साल का शासन है। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। अच्छा, ये नाम मुगल आया कहाँ से? क्योंकि ये तो तिमुरिद डायनेस्टी है, तो यहाँ भारत में इनको मुगल कैसे कहने लगे? एक्चुअली जो बाबर वाली ब्रांच थी तिमूर डायनेस्टी की, वो तुर्को मंगोल थे, क्योंकि उनमें याद होगा आपको कि मंगोल वंश का भी हेरिटेज है, तो इसीलिए ये अपने आप को मंगोल्स कहने लग गए। और यही शब्द मंगोल धीरे 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 चेंज होते होते मंगोल से मुगल हो गया। ठीक है, कई जगह अगर आप पुराने इतिहास में पढ़ेंगे तो इसको मोगुल लिखा जाता है, क्योंकि ये मंगोल या मुगल ऐसे ही प्रोनाउंस होता था। आजकल इसको हम थोड़ा मुगल प्रोनाउंस करते हैं, बाकी जो पुराना प्रोनाउंसिएशन है वो मुगल था। तो यहाँ से ये नाम पड़ जाता है मुगल डायनेस्टी। ये अपने आप को भारत में तिमुरिद्स नहीं कहेंगे लंबे समय तक, दे विल कॉल देमसेल्व्स मुगल्स। ठीक है, और अगर आप इनके फेशियल फीचर्स देखेंगे तो बाबर डेफिनेटली लुक्स लाइक अ सेंट्रल एशियन। इसके फेशियल फीचर्स ज़्यादातर सेंट्रल एशियन है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे चेंज होगा, ये थोड़े से इंडियनाइज होंगे। कैसे? आगे के लेक्चर्स में हम बताएंगे। बाबर के समय में काबुल और कंधार, दिल्ली, ये तीनों बड़े बड़े क्षेत्र एक साथ रूल हो रहे थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1500 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट सेंचुरी, भारत और अफगानिस्तान एक ही राजा के अधीन है। तो ये मुगल डायनेस्टी के मेजर राजा हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ ये हम देखेंगे। अभी हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हुमायूं, शेर शाह सूरी, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, ये मुगल डायनेस्टी की स्थापना है। मुगल डायनेस्टी शुरुआती सालों में केवल उत्तर भारत के कुछ लिमिटेड एरिया पे थी। अभी भी राजस्थान, गुजरात, मालवा, ये सब इनके कंट्रोल में नहीं है। इनको लड़ाई लड़के जीतना पड़ेगा, जो काम मोस्टली हुमायूं और अकबर करेंगे। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि नॉर्थ इंडिया में मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश होने के बाद सिल्क रूट का ट्रेड भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद हो गया। तो भारत के व्यापारी भी अब उस सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार कर सकेंगे, और क्योंकि दोनों जगह एम्पायर कॉमन है तो इसीलिए थोड़ी ट्रेड में स्टेबिलिटी आ जाती है। और बाबर ने बहुत सारे गार्डन्स वगैरह बिल्ड किए थे। ही वॉज अ वेरी फॉन्ड गार्डनर। तो सबसे पहला एक बाग एस्टैब्लिश किया था काबुल में बाबर ने, उसका नाम है बाग ए वफा। आज ये यहाँ पर नहीं दिखता है, इट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एज ऑफ टुडे। जो अभी आपको काबुल में बहुत बड़ा गार्डन नजर आता है, इसको बाबर गार्डन कहा जाता है, द गार्डन्स ऑफ बाबर। ये बाद में बनाया गया था इन 1528, और यहाँ पर ही आज बाबर का मकबरा है, उसकी कब्र वहीं पर है बाबर की, काबुल में। तो ये बाद में बनाया गया। तो बाग ए वफा इज़ द फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन इज़ बाग ए बाबर, इसका नाम भी आप लिख लेना। तो यहाँ से
चार बाग गार्डन स्टाइल निकलती है, तो जो आगे चल के मुगल्स की एक बहुत ही डेफिनेट स्टाइल बन जाएगी जिसमें गार्डन्स ऐसे स्क्वायर शेप में बनते हैं। तो ऐसा भी एक स्क्वायर पैटर्न है और उसके अंदर भी अलग अलग स्क्वायर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस स्क्वायर पैटर्न जो इतना क्लियरली यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रॉय हो गया था लड़ाइयों में, 1990s में इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। तो ये अभी उसके बाद रेनोवेशन किया है जो पिछली अफगान सरकार थी उसने। तो ये आज का अभी गार्डन है, ये अभी का अच्छा खासा बड़ा है काबुल में। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट गार्डन्स एज ऑफ टुडे। और बाबर ने अपनी बायोग्राफी में बहुत कुछ लिखा है कि मुझे गार्डन बनाना पसंद है, और भारत में उसको एक ही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर गार्डन्स ही नहीं है। ही वॉज वेरी सरप्राइज कि यहाँ पर कोई गार्डन नहीं बनाता है, यहाँ पर पानी की कमी है। तो उसने अपनी बायोग्राफी वगैरह में लिखा है, एवरीवेयर आई लुक्ड इट वॉज अनप्लेजेंट एंड डेसोलेट। पता नहीं कौन से एरियाज में गया था कि अनप्लेजेंट एंड डेसोलेट उसे लिखा। फिर उसने कहा कि मुझे एक ही शहर ठीक ठाक लगा, आगरा, वहाँ पर रहकर अब मैं यहाँ पर गार्डन्स बनाऊंगा, बहुत अच्छा अच्छा करूँगा। लेकिन कुछ करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। ओके। और उसने एक किताब लिखी अपनी बाबरनामा, विच इज़ अ बायोग्राफी, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। तो मुगल प्रिंसेस में ये एक परंपरा थी कि खुद का इतिहास खुद लिखो, ऑटोबायोग्राफी लिखो। एंड बाबरनामा इज़ अ वेरी फ्रैंक बुक। उसमें उसने कहीं पर भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे उसकी हार होते होते बची, जैसे कि बैटल ऑफ खनवा में वो हारते हारते बचा, तो उसने खुद लिखा है कि बैटल ऑफ खनवा मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट। और इस तरह की बातें, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत के अंदर उसकी आर्मी छोटी है, सामने वाले की बहुत बड़ी है, तो ऐसा एग्जाजरेट नहीं किया कि 10 गुना बड़ी आर्मी है, जो जनरली कई बार इतिहासकार कर देते थे उस समय के। इसने लिखा है कि नहीं देखो, उसकी आर्मी में इतने लोग हैं, मेरी आर्मी में इतने लोग थे, एंड मैं जीत गया बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, गन पाउडर। तो काफ़ी फ्रैंक और अच्छी तरीके से किताब ये लिखी गई है। तुजुकी बाबरी इसका ओरिजिनल नाम है। द लैंग्वेज इन विच इट इज़ रिटन इज चगताई तुर्की। तो ये सेंट्रल एशिया की वो भाषा है चगताई तुर्की, जो उस समय तिमुरिद बोला करते थे। भारत में आने के बाद ये फारसी को अपना लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि वो सफाविद ईरान के संपर्क में आए थे, और ईरान या फारस उस समय दुनिया के सबसे अच्छे कल्चर वाला एरिया माना जाता था। स्पेशली सेंट्रल एशिया में फारस के कल्चर को या फारसी भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो धीरे धीरे हुमायूं और अकबर के दरबार में फारसी विल बिकम द कोर्ट लैंग्वेज, और इसी किताब को, तुजुकी बाबरी को, बाद में ट्रांसलेट किया गया फारसी भाषा में, और उस किताब को कहा जाता है बाबरनामा। तो जो ओरिजिनल किताब है उसका नाम है तुजुकी बाबरी। इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय हिज ग्रैंडसन, दैट इज अकबर। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय अकबर, और फिर उसका नाम दे दिया गया बाबरनामा। तो दोनों भाषाओं के बारे में पूछा जाता है कि ओरिजिनली किताब किस में थी, चगताई तुर्की में थी। और इसमें इसने बहुत डिटेल में भारत में उगने वाली सब्जियों के बारे में बताया है। तरबूजे को लेकर कंप्लेन करता है कि यहाँ छोटे तरबूजे होते हैं, बड़े बड़े तरबूजे नहीं होते। तो ऐसी इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं। एंड ही राइट्स अबाउट हिज हैबिट्स ऑल्सो। ही हैज़ क्लियरली रिटन कि मुझे एक लड़का पसंद था बहुत ज़्यादा। तो कैटामाइटिक एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर पता चलता है कि तुर्किक ट्राइब्स में ये कैटामाइट एक्टिविटी काफ़ी कॉमन थी। होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कमेंट्री करी गई है। ही हैज़ रिटन अ वेरी फ्रैंक लिटरेचर विदाउट एनी हाइपरबोल। तो इसीलिए ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अच्छा, बाबर के भारत आने से एक बहुत बड़ा बदलाव ये आता है कि गन पाउडर और आर्टिलरी का चलन बहुत बढ़ गया। क्या भारत ने कभी पहले बारूद नहीं देखा था? देखा था। बारूद भारत पहुंच चुका था। गन पाउडर हैड कम टू इंडिया इन 13th सेंचुरी। और उसका इस्तेमाल किस लिए होता था? गन पाउडर का इस्तेमाल होता था बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ने के लिए, किलों की दीवारों को ब्लास्ट करने के लिए बारूद का इस्तेमाल होता था। लेकिन उस बारूद से तोपे बनाना, आर्टिलरी गन्स बनाना, ये टेक्नोलॉजी अभी भारत में नहीं आई थी। और इस टेक्नोलॉजी को मुगल्स भारत लेकर आते हैं, और इन्होंने 50 साल तक इसको सीक्रेट रखा। ये किसी को नहीं बताते थे कि ये कैसे आर्टिलरी गन्स बनती हैं या ये ऑपरेट करी जाती हैं, क्योंकि यही इनकी सक्सेस का राज था। हालांकि वो धीरे धीरे सीक्रेट बाहर आ जाता है। एंड वी विल सी दैट बाय 17th सेंचुरी, यानी कि 1600 समथिंग ईयर्स जब आएंगे, उस समय भारत के कई साम्राज्यों ने ये आर्टिलरी गन्स बनानी सीख ली। लेकिन फिर भी लगभग 100 साल तक बेस्ट आर्टिलरी गन्स इंडिया में मुगल्स की होती थी, और उसी की बदौलत ये कई लड़ाइयाँ जीत गए। ठीक है। तो ये बाबर का टूम्ब है। इसको काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1990s का जो अफगान सिविल वॉर है उसमें इस पर काफ़ी बमबारी हुई थी। और इसका लेक्चर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। नेक्स्ट लेक्चर में हम हुमायूं और अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सीरीज़ में काफ़ी गैप हो गया है। आई नो दैट 2 महीने बाद ये लेक्चर आ रहा है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ कारणों से मैं लेक्चर्स नहीं ले रहा हूँ पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर। अभी उसको फिर से हम रेगुलराइज करेंगे, और 5 लेक्चर और हैं, उसके बाद हमारा मिडीवल इंडिया खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर्स। कल यानी कि 13 नवंबर को आप अनअकैडमी के सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप एक स्कॉलरशिप टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट भारत का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें 1 घंटे में आपको 50 MCQs आंसर करने हैं, और इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो इस फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, और इनसे पढ़ने के लिए आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर लाइव टीचिंग। हम फ्री में यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं और लाइव क्लास में भी पढ़ाते हैं, जहाँ पर आपके डाउट्स एटसेट्रा बेटर हैंडल हो सकते हैं, बेटर आंसर हो सकते हैं।
तो वहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये आपको कॉस्ट करेगा समवेयर अराउंड 50,000 रुपीज़, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट इज़ महिपाल, आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर प्राप्त होगा। तो प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऑप्शनल की भी अलग से क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं। तैयारी से संबंधित कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, वो सब आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाएगी। इस वक्त नवंबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 महीने या 1.5 साल का लेने पर 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। इसका फ़ायदा ये है कि आप नेक्स्ट ईयर मेंस तक अपने कोर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अगर कोई सब्जेक्ट कमज़ोर रह गया हो तो। ठीक है, सारे कोर्सेज EMI पर अवेलेबल हैं। आप इसके लिए फ़ोन नंबर पे कॉल करिए, सारी जानकारी वहाँ प्राप्त हो जाएगी। हर हफ्ते नया बैच लॉन्च होता है, तो इस हफ्ते भी हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, 10 नवंबर को लॉन्च हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको अन्य समस्या है, CSAT में प्रॉब्लम है, तो आप CSAT के लिए अलग से बैच ज्वाइन कर लीजिए। अब हमने स्पेशलाइज्ड बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं, तो जिनको केवल CSAT में पढ़ना है वो CSAT का बैच ले लें। और अब हम सिलेक्टेड ऑफिसर्स जो टॉप रैंकर्स हैं पिछले सालों के, उनको भी आपके मेंटोरशिप के लिए लेकर आ रहे हैं। तो अभी IAS ऑफिसर गौरव बुड़निया से आप मेंटोरशिप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी रैंक आती है। देयर इज़ अ सेपरेट मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।